Rewrite each fraction with the denominator of 10. हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे 3/5 और 7/2 और हमें इनके डिनोमिनेटर्स यानी कि 5 और 2 इन्हें एक कॉमन डिनोमिनेटर 10 के टर्म्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं 3/5 से और इसे करने के लिए हम इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं जो दरअसल एक होल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 3/5 यानी कि 5 इक्वली डिवाइडेड सेक्शंस में से 3 इक्वल सेक्शंस हमें लेने हैं। तो पहले तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर इस रेक्टेंगल को 5 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर लूँ। ये हो गए 2 सेक्शंस, ये हो गए 3 सेक्शंस, ये हो गए 4 और 5 सेक्शंस। तो हमने अपने इस होल को 5 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है और हमें इन 5 इक्वल डिवाइडेड सेक्शंस में से 3 इक्वल सेक्शंस लेने हैं। तो यहाँ पर मैं 3 सेक्शंस को शेड कर देती हूँ। ये हो गया मेरा 1 सेक्शन, ये हो गया मेरा 2nd सेक्शन और ये रिप्रेजेंट करता है, ये तीनों शेडेड रीजन आपस में मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं 3/5 को। लेकिन हमें तो एक ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जिसका कि डिनोमिनेटर 10 के बराबर हो और ये 3/5 को ही रिप्रेजेंट करे, यानी कि हमारे इस होल में हमें 5 इक्वल सेक्शंस के बजाय कुल 10 इक्वल सेक्शंस चाहिए। तो ऐसा करने के लिए अगर मैं इसके हर एक सेक्शन को 2 इक्वल सेक्शंस में बांट दूं तो हमारे पास कुल 10 इक्वल सेक्शंस हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं ऐसा। मैं यहाँ पर इस होल को 10 इक्वल सेक्शंस में बांट देती हूँ। चलिए गिनते हैं मेरे पास कितने सेक्शंस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ हमारे पास हो गए 10 इक्वल सेक्शंस और ये वाला होल ये दरअसल हमारे 3/5 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा शेड किया है और ना ही मैंने यहाँ से कुछ हटाया है। मैंने तो बस अपने हर एक सेक्शन को 2 और सेक्शंस में बांट दिया है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब हम यहाँ पर अपने होल को और ज़्यादा सेक्शंस में बांट रहे हैं तो हमारा शेडेड रीजन भी और ज़्यादा रीजन्स में बढ़ जा रहा है। तो चलिए गिन लेते हैं कि जब हमारे पास 10 इक्वल सेक्शंस हैं तो हमारे कुल शेडेड रीजन्स कितने हैं। यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 शेडेड सेक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास 6 आउट ऑफ 10 सेक्शंस शेडेड हैं और ये रिप्रेजेंट करता है 3/5 को ही। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो शुरुआत में हमारे पास थे 5 इक्वली डिवाइडेड सेक्शंस और हमने अपने इन सेक्शंस को 2 गुना कर दिया। तो 2 गुने होने के बाद ये हो गए कुल 10 इक्वली डिवाइडेड सेक्शंस और अब इन 5 सेक्शंस में से हमारे पास कुल 3 सेक्शंस शेडेड थे। तो जब हम अपने इक्वली डिवाइडेड सेक्शंस को 2 गुना कर रहे हैं तो ये शेडेड सेक्शंस जो कि इन इक्वली डिवाइडेड सेक्शंस का ही पार्ट हैं ये भी 2 गुने होने चाहिए, क्योंकि हम सभी सेक्शंस को 2 गुना कर रहे हैं। तो हमारे शेडेड सेक्शंस भी 2 गुने हो जाते हैं और ये हो जाएंगे 6 शेडेड सेक्शंस के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये दोनों चीज़ें दरअसल एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर ये सेम अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बस इन्हें लिखने का तरीका अलग है। तो ये तो हो गई 3/5 की बात। चलिए अब बात करते हैं 7/2 की और हम इसे कैसे एक ऐसे फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखेंगे जिसका कि डिनोमिनेटर 10 के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम अपना यही वाला लॉजिक लगाएंगे। हम यहाँ इसे विजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसे इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ हम अपने डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही चीज़ हम अपने न्यूमरेटर में भी कर रहे हैं और तब जाकर हमें एक ऐसा फ्रैक्शन मिल रहा है जो इसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हो। तो यहाँ पर भी 2 से चलकर 10 तक पहुँचने के लिए मुझे 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा और क्योंकि ये चीज़ मैं अपने डिनोमिनेटर में कर रही हूँ इसलिए ये मुझे अपने न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो इसका मतलब कि मुझे 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करती हूँ 5 से तो ये बराबर होता है 35 के। तो हम कह सकते हैं कि 7/2 ये 35/10 के बराबर हैं और ये दोनों सेम चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं।